अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम लोग अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे और हमारा नेक्स्ट चैप्टर है किस चीज़ के बारे में, अबाउट द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 5A एज वेल एज द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 6A। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पीरियोडिक टेबल में हम लोगों ने पढ़ा था कि इट इज़ बेसिकली द टेबुलर अरेंजमेंट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स विच आर डिस्कवर्ड टिल जेट, कि अब तक जितने भी एलिमेंट्स डिस्कवर हो चुके हैं उनकी जो एक टेबुलर अरेंजमेंट है वो आपके पास क्या है, वो आपके पास कहलाता है पीरियोडिक टेबल। आप लोग जब पीरियोडिक टेबल को देखते हैं तो आप लोग देखते हैं कि उसमें डिफरेंट ग्रुप्स हैं। इससे पहले आप लोगों ने अल्कली मेटल्स के बारे में भी पढ़ा है, आपने अल्कलाइन मेटल्स के बारे में भी पढ़ा, आप लोगों ने ग्रुप 3 के मेंबर्स जिसमें बोरॉन था, एल्यूमिनियम था, गैलियम था, इंडियम था और थैलियम के बारे में भी आप लोग जो है वो स्टडी कर चुके हैं। और इसके साथ साथ आप लोग ग्रुप 4 के एलिमेंट जिसमें आप लोगों ने कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड, इनके बारे में भी आप लोग जो है वो हम लोग जो है वो डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोग जिसको डिस्कस करेंगे वो इससे नेक्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स हैं जो कि आपके पास क्या होते हैं, ग्रुप 5 के जो है वो आपके पास क्या होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं। तो इसमें जो है हम लोग स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले वो ये कहते हैं कि आपका जो ग्रुप 5 है वो बेसिकली क्या है, आपके पास ग्रुप 5 के जो एलिमेंट्स हैं उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं आप देख सकते हैं। नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है, आर्सेनिक है, एंटीमनी है और बिस्मिथ है, यानी 5 ऐसे एलिमेंट्स हैं जो ग्रुप 5 का आपके पास मेंबर्स हैं। आपके सामने स्क्रीन के ऊपर टेबल में जो है वो इन तमाम एलिमेंट्स के नाम भी गिवन है, आप देख सकते हैं। नाइट्रोजन लिखा हुआ है, फॉस्फोरस है, आर्सेनिक है, एंटीमनी है और आपके पास क्या है, बिस्मिथ है। नेक्स्ट आपके सामने इन तमाम के तमाम एलिमेंट्स के आपके पास जो है वो सिंबल भी गिवन है। नाइट्रोजन के लिए हम लोग N, फॉस्फोरस के लिए हम लोग P, आर्सेनिक के लिए AS, एंटीमनी के लिए SB और बिस्मिथ के लिए हम लोग BI का सिंबल इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट उन सब के आपके पास जो है वो एटॉमिक नंबर गिवन है और एटॉमिक नंबर से आपको दो चीज़ों की इंफॉर्मेशन मिलती है, एक अबाउट द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स which resides inside the nucleus, and it also provides us information about the number of electrons which are revolving around the nucleus, उनके बारे में भी आपको इंफॉर्मेशन मिलती है। और उसी एटॉमिक नंबर को देखकर हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो ड्रॉ करते हैं। हम लोग देखते हैं कि कैसे कैसे जो है वो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हैं ऑर्बिटल्स और सबशेल्स के अंदर आपके पास है, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग इसकी जनरल करेक्टरिस्टिक्स की बात करें, मतलब जितने भी आपके पास कोई भी जब ग्रुप के हम लोग एलिमेंट्स की बात करते हैं तो हम लोग उनके ऊपर उसकी पेक्यूलियर बिहेवियर या उसकी कुछ करेक्टरिस्टिक फीचर्स देखते हैं कि आइदर दे आर मेटेलिक और नॉन मेटेलिक, या वो किस तरह की वैलेंसी जो है वो शो करते हैं, क्या उसकी कोई एलोट्रोपिक फॉर्म है या आपके पास जो है वो नहीं है। तो ठीक है, उस के साथ साथ हम लोग जी, तो उसके बाद हम लोग उसके सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि आपके पास जो ग्रुप 5 के एलिमेंट्स हैं, उसमें वो ये कहते हैं कि अगर हम लोग नाइट्रोजन और फॉस्फोरस की बात करें, दे आर एक्चुअली द नॉन मेटल्स। व्हाई? बिकॉज़ ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को बड़ी आसानी से जो है वो आपके पास क्या करते हैं, लूज़ जो है वो नहीं करते। क्यों? क्योंकि अगर आप पीरियोडिक टेबल में इनकी पोज़ीशन को देखें तो आप देख सकते हैं कि इनकी जो पोज़ीशन ऐसी होती है पीरियोडिक टेबल के अंदर कि इनका साइज जो है वो आपके पास क्या होता है, छोटा आपके पास होता है, जिसकी वजह से ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को आसानी से लूज नहीं कर सकते। उसके साथ साथ वो ये कहते हैं कि ये दोनों एलिमेंट्स जो कि नॉन मेटल्स हैं, सो दैट्स व्हाई दे आर द पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। इसके साथ साथ ये आपके पास एसिडिक ऑक्साइड्स बनाते हैं, चाहे वो नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स हों, चाहे वो आपके पास क्या हो, फॉस्फोरस के ऑक्साइड्स हों। क्यों? क्योंकि अगर आप इनको पानी में डिजोल्व करें तो इसके रिजल्ट में अगर आप लोग नाइट्रोजन का कोई भी ऑक्साइड अगर आप उसको पानी में डिजोल्व करें तो नाइट्रिक एसिड बनाएगा, और अगर आप फॉस्फोरस के ऑक्साइड्स को पानी में डिसॉल्व करें तो फॉस्फोरिक एसिड वगैरह जो है वो बनेगा। और ऐसे ऑक्साइड्स जो पानी में अगर डिसॉल्व होके एसिड्स को जो है वो जनरेट करें तो वो आपके पास क्या होते हैं, नॉन मेटल्स आपके पास होती हैं, ठीक है। उसके बाद वो ये कहते हैं कि अगर हम लोग नाइट्रोजन और फॉस्फोरस के कंपाउंड्स की बात करें तो दे आर मोस्ट इक्विवेलेंट इन नेचर। रीज़न ये है कि ये अपने इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं, ना तो ये इलेक्ट्रॉन को मतलब लूज नहीं करते, बल्कि ये क्या करते हैं, अपने इलेक्ट्रॉन्स को यूटिलाइज करते हैं जो है वो म्यूचुअल शेयरिंग के दौरान। इसके साथ साथ अगर आप इन एलिमेंट्स की बात करें, आर्सेनिक है, एंटीमनी है और आपके पास क्या है, बिस्मिथ है। ये दोनों जो आपके पास है, आर्सेनिक और एंटीमनी, ये आपके पास क्या होते हैं, मेटलॉइड्स हैं, क्योंकि इनमें मेटेलिक और
नॉन मेटेलिक दोनों तरह के करेक्टर्स जो है वो आपके पास जो है वो प्रेजेंट जो है वो आपके पास जो है वो आपके पास होते हैं। और इसके साथ साथ अगर आप लोग जो है वो बिस्मिथ को जो है वो आपके पास देखें तो वो आपके पास क्या होता है, वो आपके पास क्या है कि वो आपके पास एक गुड मेटालिक करेक्टर जो है वो आपके पास शो करता है, क्योंकि उसका साइज बड़ा होता है तो अपने इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर सकता है, लूज जो है वो आपके पास कर सकता है। इसी तरह वो आपके पास ये कहते हैं कि अगर हम लोग नाइट्रोजन और फॉस्फोरस की बात करें तो वो आपके पास क्या होते हैं, इन दोनों में टेंडेंसी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट जो है वो आपके पास जो है वो करने की। इसी वजह से या आपके पास N-3 या P-3 एनाइंस जो है वो आपके पास जो है वो क्या होते हैं, बनाते हैं। रीज़न क्या है, क्योंकि इनका साइज छोटा होता है और जिससे चीज़ का साइज छोटा होता है इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर सकते हैं, अपनी तरफ अट्रैक्ट जो है वो आपके पास जो है वो कर सकते हैं। इसी तरह अगर हम लोग इनकी बॉन्ड नेचर की बात करें तो वो ये कहते हैं कि दे फॉर्म द कोवेलेंट कंपाउंड्स आपके पास बनाते हैं। रीज़न आपके पास क्या है कि इलेक्ट्रॉन शेयरिंग की तरफ जाते हैं, क्योंकि जो है इनका जो आप कह सकते हैं ना कि जो करेक्टर आपके पास होता है, यानी इलेक्ट्रॉन को लूज करने का वो नहीं होता, तो ये शेयरिंग की तरफ जाते हैं, म्यूचुअल शेयरिंग की तरफ जो है वो आपके पास जो है वो आपके पास जो है वो जाते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ आपके पास जो है वो क्या होता है कि अगर हम इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट की जो है वो आपके पास जो है वो बात करें तो ये +3 और +5 के ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो आपके पास क्या करता है, शो करता है। अच्छा, कुछ मजीद अगर हम लोग इसकी कुछ करेक्टरिस्टिक फीचर्स की जो है वो मैं बात कर लें तो उसमें मैं आपको ये बताती चलूँ कि वो ये कहते हैं कि इसमें भी एलोट्रॉपी की फिनोमेना पाया जाता है। यानी एलोट्रॉपी का मतलब ये है द एग्जिस्टेंस ऑफ एन एलिमेंट इन मोर देन वन फॉर्म आपके पास आपको जो है वो नज़र आता है। ठीक है, अब वो आप लोग सुन ले, बेशक यहाँ सामने स्क्रीन पे आपको नज़र नहीं आ रहा, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी बुक में मेंशन है कि जो फॉस्फोरस है, आर्सेनिक है और एंटीमनी है, इनके क्या होते हैं आपके पास, एलोट्रॉपिक फॉर्म्स आपके पास होती हैं। ठीक है, वो ये कहते हैं कि जो फॉस्फोरस है उसकी जो एलोट्रॉपिक फॉर्म्स है वो आपके पास कौन कौन सी आपके पास होती हैं। एक आपके पास फॉस्फोरस रेड होता है और फॉस्फोरस वाइट भी आपके पास होता है, इवन ब्लैक फॉस्फोरस भी आपके पास क्या होता है, अवेलेबल आपके पास होता है। उसके बाद जैसा कि मैंने आपको ये कहा है कि आपके पास ग्रुप 5 के एलिमेंट्स इवन +5 ऑक्सीडेशन स्टेट भी जो है वो यूज़ करते हैं। रीज़न क्या है कि आपके पास जो फॉस्फोरस है या इस ग्रुप के जो अदर मेंबर्स आपके पास है वो अपने डी ऑर्बिटल को जो है वो इन्वॉल्व जो है वो करता है, और वो ये कहते हैं कि इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो जंप कर जाते हैं 3s और 3p से किसके अंदर, एम्प्टी 3d के अंदर जो है वो आपके पास जो है वो मूव जो है वो करके जो है वो आपके पास क्या कर सकते हैं, जा सकते हैं। ठीक है, यानी अगर आप लोग ये देखिए ना कि अगर मैं यहाँ आपको फॉस्फोरस को जो है वो आपको जो है वो दिखाऊं तो फॉस्फोरस में 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2s में भी 2 इलेक्ट्रॉन, 2p में जो है वो 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3s में भी क्या होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो क्या वो कहते हैं कि इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो जंप कर जाते हैं किसके अंदर, आपके पास जो है वो यहाँ पे जो है वो आपके पास यानी नॉर्मल स्टेट में ये 3p है, ये इन्होंने गलती से यहाँ पे 3p यहाँ यहाँ देखें ना, इस चीज़ को आप लोग देखें, वो ये कहते हैं कि इसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो 3s है, आगे क्या है आपके पास, क्या है 3p है, और आगे आपके पास क्या है 3d है। वो ये कहते हैं कि इनमें एनर्जी डिफरेंस क्या होता है, बहुत कम आपके पास होता है। तो क्या होता है कि आपके पास जो फॉस्फोरस है उसमें से एक इलेक्ट्रॉन 3s से जंप करके मूव कर जाता है 3d, यानी 3s फिर 3p फिर क्या होता है 3d। वैसे नॉर्मल स्टेट में क्या होता है 3d आपके पास क्या होता है, खाली होता है, लेकिन फॉस्फोरस क्या करता है, अपने एक इलेक्ट्रॉन को प्रोमोट करता है फ्रॉम 3s टू 3d के अंदर जो है वो आपके पास क्या कर देता है, ट्रांसफर कर देता है। जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन इधर को जो है वो आपके पास मूव करता है तो आपको नजर आ रहा है कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, एक ये, 3 ये, और क्या है, एक आपको ये अनपेयर्ड जो है वो नजर आ रहा है। सो फॉस्फोरस can utilize its 5 unpaired electrons in order to make the bond with other species. So that's why आपके पास क्या है कि जो फॉस्फोरस है वो मतलब उसकी पे अपने ऊपर डिपेंड करता है, वो चाहे तो वो सिर्फ अपने इन तीनों इलेक्ट्रॉन को जो है वो यूटिलाइज करे जिस तरह PCl3 के अंदर होता है। लेकिन अगर फॉस्फोरस का एक इलेक्ट्रॉन 3s से 3d के अंदर मूव कर जाता है तो उसके रिजल्ट में आपके पास जो है वो क्या होता है कि आपके पास जो फॉस्फोरस है वो
3 और 5 दोनों तरह के इक्विवेलेंट बॉन्ड्स को क्या कर सकता है, बना सकता है। तो इस चीज़ को जो है आपने अपने लाजमी जो है वो क्या करना है, अपने माइंड में जो है वो आपके पास जो है रखना है। तो अब तक हम लोगों ने ग्रुप 5 के एलिमेंट्स की बात की, हम लोगों ने उनके कुछ जनरल करेक्टरिस्टिक फीचर्स की बात की, उनके मेटालिक एंड नॉन मेटालिक करेक्टर, उनकी एनायनिक फॉर्मेशन का हम लोगों ने बात की। हम लोगों ने ये कहा कि ज़्यादातर कोवेलेंट बॉन्ड्स बनाते हैं, और फिर आप लोगों ने ये देखा कि इनके अंदर +3 और +5 की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। और इसमें आप लोगों ने ये देखा कि जो फॉस्फोरस वगैरह होता है, क्योंकि उसमें एनर्जी ऑर्बिटल्स की एनर्जी गैप थोड़ा कम होता है, तो इलेक्ट्रॉन्स बड़ी आसानी से मूव जो है वो आपके पास कर सकते हैं, लोअर ऑर्बिटल से हायर ऑर्बिटल की तरफ आपके पास क्या करते हैं, मूव जो है वो आपके पास जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को आपने अपने माइंड में जो है वो रखना है। और फिर आप लोगों ने कहा कि ग्रुप 5 के एलिमेंट्स में ग्रुप 4 के एलिमेंट्स की तरह एलोट्रॉपी का फिनोमेना पाया जाता है, यानी जिस तरह आपने ये पढ़ा कि कार्बन जो है वो डायमंड की फॉर्म में भी एग्जिस्ट कर सकता है, वो ग्रेफाइट की फॉर्म में भी एग्जिस्ट कर सकता है। इसी तरह जो आपके पास फॉस्फोरस है, एंटीमनी है, या आप कह सकते हैं आर्सेनिक वगैरह है, उनमें ये प्रॉपर्टी होती है एलोट्रॉपी की, यानी आपके पास रेड फॉस्फोरस भी होता है और आपके पास वाइट फॉस्फोरस भी होता है। अच्छा, उसके बाद अगर के स्मार्ट सिलेबस में आपके पास कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन की भी बात की गई है और कंपाउंड्स ऑफ फॉस्फोरस की भी है। तो हम लोग जो है वो कुछ इनिशियल जो है वो नाइट्रोजन कंपाउंड्स को जो है वो डिस्कस कर लेंगे। सबसे पहले वो ये कहते हैं कि जो नाइट्रोजन है वो एटमॉस्फेयर के अंदर फ्री स्टेट के अंदर एग्जिस्ट कर सकता है एज डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल के फॉर्म में, क्योंकि आपको पता है कि अगर आप लोग एटमॉस्फेयर को डिस्कस करते हैं तो आप लोग कहते हैं कि उसके अंदर 78% नाइट्रोजन गैस जो है वो आपके पास क्या होती है, प्रेजेंट जो है वो आपके पास होती है। नाइट्रोजन जो है इट अकर्स इन प्लांट्स एज वेल एज इन एनिमल्स इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन, अमाइनो एसिड्स एंड यूरिया। अगर आप लोग प्रोटीन्स का स्ट्रक्चर देखें, प्रोटीन्स तो आपको पता है होती क्या है, अमाइनो एसिड के जो है कि आप कह सकते हैं कि एक पॉलीमेरिक फॉर्म आपके पास क्या होती है, प्रोटीन्स होती हैं। और अगर आप लोग अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर देखें तो सेंट्रल कार्बन के एक तरफ NH2 ग्रुप लगा होता है, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जो नाइट्रोजन है वो एनिमल्स में भी होता है, क्योंकि प्रोटीन्स जो है वो एनिमल्स में भी होती है और प्लांट्स के अंदर भी प्रेजेंट होती है। और अगर आप लोग यूरिया का स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो सेंट्रल C डबल बॉन्ड O के सराउंडिंग में दोनों तरफ NH2 ग्रुप जो है वो आपके पास क्या होते हैं, प्रेजेंट जो है वो आपके पास होते हैं। ठीक है, इसी तरह वो ये कहते हैं कि जो आपके पास नाइट्रोजन के इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो बहुत ज़्यादा कॉमन आपके पास नहीं होते, लेकिन कुछ कंपाउंड्स आपके पास क्या है, इसके भी कॉमन जो है वो आपके पास जो है वो आपके पास होते हैं। ठीक है, तो वो ये कहते हैं कि उसकी जिस तरह आप कह सकते हैं सोडियम सोडियम नाइट्रेट है या पोटाशियम नाइट्रेट है, तो ये कॉमनली जो है वो आपके पास क्या होते हैं, प्रेजेंट आपके पास होते हैं। अच्छा, इसके साथ साथ क्या है आपके पास कि आपके पास जो नाइट्रोजन है वो ऑक्साइड्स बनाते हैं, यानी नाइट्रोजन ग्रुप 5 से बिलोंग करता है, ऑक्सीजन ग्रुप 6 से बिलोंग करता है। नाइट्रोजन कंबाइन करता है ऑक्सीजन के साथ और ऑक्साइड्स बनाता है, लेकिन जिस तरह आप ये पढ़ते हैं कि कार्बन कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों को जो है वो बनाता है, इसी तरह आपके पास जो आपका मतलब का ये होता है नाइट्रोजन, ये भी आपके पास मोर देन वन काइंड ऑफ ऑक्साइड्स को जो है वो आपके पास क्या होता है, बनाता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग जो है वो नीचे देखें, यानी जिस तरह मैंने आपको कहा कि नाइट्रोजन कैन फॉर्म मोर देन वन काइंड ऑफ ऑक्साइड्स, तो आप देख सकते हैं आपके सामने स्क्रीन पे वो सारे ऑक्साइड्स जो हैं वो आपके पास क्या है, मेंशन है। कौन कौन से आपके पास मेंशन है, एक है आपके पास डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड, जिसको हम लोग नाइट्रस ऑक्साइड और लॉफिंग गैस जो है वो कह रहे हैं। ठीक है, डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड यानी जिसको आप लोग N2O पढ़े। इसी तरह आपके पास नाइट्रोजन ऑक्साइड होता है जिसको आप NO कह रहे हैं। इसी तरह आप लोग डाई नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड भी होता है जिसमें N2O3 भी आपके पास होता है। इसी तरह आपके पास नाइट्रोजन पेरोक्साइड भी होता है जिसको आप लोग NO2 भी कहते हैं, और डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड भी होता है N2O5, यानी N2O भी होता है, NO भी होता है, N2O3 भी होता है, NO2 भी होता है और N2O5 आपके पास है। और अगर आप लोग इन तमाम कंपाउंड्स में देखें तो नाइट्रोजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो वेरी कर रही है, +1 से +5 तक आपके पास जो है वो प्रेजेंट होती है। और आप लोग ने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था कि हम लोग कैसे जो है ऑक्सीडेशन स्टेट को
जो है वो कर सकते हैं। यानी जिस तरह आप देखें ना, यहाँ पे ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन की क्या वैलेंसी होती है, -2 आपके पास होती है। उस -2 को सेटिस्फाई करने के लिए जो है नाइट्रोजन के ऊपर +1 होगा, और 2 नाइट्रोजन है तो मिलके वो +2 जो है वो आपके पास जो है वो क्या हो देते हैं, बना देते हैं। तो आपके पास ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन मेंशन है, ठीक है। उसके बाद आपकी बुक के अंदर इनको, इनके मेथड्स ऑफ प्रिपरेशंस भी आपके पास लिखा है, कि सबसे पहले वो ये लिखा हुआ है कि जो डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड है जिसमें N2O है, जिसको आप लोग नाइट्रस ऑक्साइड भी कहते हैं, और या इसको हम लोग लाफिंग गैस भी कहते हैं, इसको हम लोग कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, बहुत ही आसान तरीका होता है। हम लोग नाइट्रिक एसिड को जो है वो लेते हैं, मतलब डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड को आप लोग लें, और आप लोग जो है वो क्या करते हैं, उसको किसके ऊपर डाल दें, आप मेटेलिक जिंक लें, यानी जिंक आपको पता है मेटल है, उसके ऊपर जो ही आप लोग जो है नाइट्रिक एसिड को जो है वो डालते हैं, तो उसके रिजल्ट में आपके पास क्या चीज़ बनता है, एक आपके पास जिंक नाइट्रेट बनेगा, साथ आपके पास क्या होगा, पानी बनेगा, और साथ आपके पास डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड गैस क्या हो जाती है, रिलीज हो जाती है। फर्स्ट मेथड है, बहुत सिंपल मेथड था, नाइट्रिक ऑक्साइड को आप लोग जिंक, मेटालिक जिंक के ऊपर डालें, तो उसके रिजल्ट में आपके पास डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड आपको ऑब्टेन्ड होता है। इसी तरह हम लोग इसको कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, अमोनियम नाइट्रेट लें, उसको जब आप हीट करते हैं कितने टेम्परेचर पे, 200 डिग्री सेंटीग्रेड के टेम्परेचर पे, तो भी हमारे पास N2O प्लस 2H2O जो है वो आपके पास जो है वो बन सकता है। इसलिए वो ये कहते हैं कि कई दफ़ा हमारे पास जो अमोनियम नाइट्रेट होता है बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है, इवन इट कैन कॉज एक्सप्लोजन। सो इन ऑर्डर टू अवॉइड एनी एक्सप्लोजन, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सोडियम नाइट्रेट और अमोनियम सल्फेट का पहले मिक्सचर से लेते हैं, डायरेक्ट सिस्टम के अंदर जो है वो अमोनियम नाइट्रेट जो है वो आपके पास क्या होता है, बनता है, और उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग इस्तेमाल जो है वो कर सकते हैं। और कई दफ़ा हम लोग सोडियम नाइट्रेट और अमोनियम सल्फेट को जब लेते हैं, तो उसके रिजल्ट में भी हमारे पास डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है वो आपके पास जो है वो बनता है। यानी ये चीज़ भी आपने अपने माइंड में रखनी है कि 2 मेथड थे, बल्कि बेसिकली तो 3 मेथड थे। एक तो मेटालिक जिंक का था नाइट्रिक एसिड के साथ, दूसरा अमोनियम नाइट्रेट को हीट करने से, या तीसरा आप लोग मिक्सचर ले लें किसका, सोडियम नाइट्रेट का और अमोनियम सल्फेट का, तो उसके रिजल्ट में सोडियम सल्फेट बनेगा, साथ पानी बन जाएगा, और साथ डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है वो बनेगा। अगर आप इसकी प्रॉपर्टीज़ की बात करें, तो ये भी एक गैस है, इट्स अ कलरलेस गैस विद अ फेंट प्लेजेंट स्मेल एंड स्वीटेस्ट टेस्ट। और वो ये कहते हैं ये कोल्ड वाटर के अंदर भी क्या होती है, सॉलेबल होती है। अगर आप इसका मिक्सचर लें थोड़ी सी ऑक्सीजन के साथ, और आप उसको इनहेल करें फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, तो इट प्रोड्यूसेस द हिस्टेरिकल लॉफ्टर, सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज द लाफिंग गैस आपके पास है। इसके अलावा इसको एज ए एनेस्थेटिक के तौर पर है, एनेस्थीसिया के तौर पर भी हम लोग इसको इस्तेमाल जो है वो आपके पास जो है वो करते हैं। इसके अलावा ये क्या होती है, एयर से थोड़ी सी भारी आपके पास होती है, और ये क्योंकि गैस है तो ये बहुत जल्दी बॉयल कर जाती है, -89.5 डिग्री सेंटीग्रेड के टेम्परेचर पर भी कर जाती है। और वो ये कहते हैं कि ये एसिडिक नहीं होती, क्योंकि ये लिटमस पेपर को ज़्यादा को के साथ क्या रहती है, न्यूट्रल जो है वो आपके पास जो है वो आपके पास रहती है। अच्छा, पेपर में आप अक्सर ये क्वेश्चन आता है, वाई द डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड इज कंसिडर्ड एज ए लाफिंग गैस। तो आप ये कहेंगे कि अगर डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड के मिक्सचर को हम लोग जो है वो क्या करें, हम लोग इनहेल करें फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, तो हिस्टेरिकल लॉफ्टर जो है वो आपके पास क्या करता है, प्रोड्यूस जो है वो आपके पास करता है। ठीक है, इसी तरह अब देखें, आपने पहले पढ़ा कि हम इसको कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, फिर आप लोग ये देखते हैं कि अगर हम लोग इसका किसी और चीज़ के साथ रिएक्शन करवाने की कोशिश करें, तो क्या ये किस तरह जो है वो आपके पास क्या करेगी, एक्ट जो है वो आपके पास करेगी। वो ये कहते हैं कि ये इसकी कंबस्शन पॉसिबल जो है वो आपके पास नहीं होती, लेकिन ये क्या करती है, ये आप रिकिंडलिंग अ ग्लोइंग स्प्लिंटर, यानी कि थोड़ी सी चमक जो है वो प्रोड्यूस करती है। लेकिन वो ये कहते हैं कि जो ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जिनमें बर्ने की प्रॉपर्टी होती है, जैसे सल्फर है, फास्फोरस है, उनको यानी जलने में जो है ये आपके पास खुद नहीं जलती, लेकिन उनको जलने में क्या करती है, मदद जो है वो आपके पास मतलब जलाने में मदद देती है। इसलिए जब इन एलिमेंट्स के हम लोग सिलेंडर्स हैं, अगर आप उनको जलाने के पर्पजेस के लिए इस्तेमाल करेंगे, तो उसमें हम लोग थोड़ी सी अमाउंट पे डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड को जो है वो आपके पास क्या कर देते हैं, ऐड जो है वो आपके पास कर देते हैं।
सल्फर है, साथ आप देखिए क्या है, डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड है। हाँ जी, तो सीधी तरह क्या आपके पास होगा, सल्फर डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगा, साथ क्या होगा, N2। इसी तरह जब फॉस्फोरस है तो फॉस्फोरस के साथ भी ये रिएक्ट करके फॉस्फोरस का ऑक्साइड बनाएगी और साथ नाइट्रोजन गैस को क्या करेगी, इलिमिनेट आउट जो है वो कर देगी। ठीक है, इसी तरह वो ये कहते हैं कि आपके पास अगर हम डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड को पास करें, किसके ऊपर से पास करें, रेड हॉट कॉपर। आपको पता है कि कॉपर क्या है, मेटल है। आप उसको पहले गर्म करें, उस गरम मेटल के ऊपर से जो ही आप लोग डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड गैस को पास करते हैं तो वो ये कहते हैं इट इज रिड्यूस टू नाइट्रोजन। अच्छा, रिडक्शन का प्रोसेस क्या होता है कि कॉपर को ये रिड्यूस कर देगा, ठीक है, यानी कॉपर को, ये कॉपर की ऑक्सीडेशन जो है वो करेगा और अपनी क्या करेगा, रिडक्शन करेगा। कैसे कॉपर की ऑक्सीडेशन होने लगी है कि आपका जो कॉपर है वो उसमें ऑक्सीजन क्या होने जा रही है, ऐड होने जा रही है, और यहाँ पे आपके पास क्या बन रहा है, कॉपर का ऑक्साइड आपके पास जो है वो बन रहा है। ठीक है, इसी तरह जो है आपको जो है वो नज़र आ रहा है कि, और साथ N2 जो है वो है, तो नाइट्रोजन में से क्या चीज़ हो रही है, ऑक्सीजन की इलिमिनेशन हो रही है, यानी लॉस ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, इसलिए हम इसकी क्या हो रही है, रिडक्शन, और इसकी कॉपर की क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन जो है वो आपके पास जो है वो हो रही है। ठीक है, तो उसके बाद हमारे पास क्या है, ये हमने एक तरह के ऑक्साइड्स को, डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड को आप लोगों ने डिस्कस कर लिया। अब हम लोग नाइट्रोजन ऑक्साइड की बात करें तो वो ये कहते हैं कि इसको भी, इसको और उसकी फॉर्मेशन में सिर्फ इतना फ़र्क है कि उसकी फॉर्मेशन में आप लोगों ने जिंक को इस्तेमाल किया था, इसमें हम लोग क्या करते हैं, कॉपर को इस्तेमाल करते हैं। अगर आप मेटल को चेंज कर देंगे तो मेटल के चेंज होने से भी बनने वाली गैस या नाइट्रोजन का ऑक्साइड क्या हो जाएगा, वेरी कर जाएगा। यानी आप 3 कॉपर के मोल्स लें, उनका आप लोग रिएक्शन करवाएं 8 मोल्स ऑफ नाइट्रिक एसिड के साथ, उसके रिजल्ट में कॉपर नाइट्रेट बनेगा, पानी बनेगा, और साथ क्या होगा, नाइट्रिक ऑक्साइड आपके पास जो है वो बन जाएगा। ठीक है, और दूसरा मेथड बहुत आसान है, ऑक्सीजन लें, नाइट्रोजन लें, दोनों गैसेस को जो है एक बहुत हाई टेम्परेचर पे रिएक्शन करवाएं तो उसके रिजल्ट में भी नाइट्रिक ऑक्साइड जो है वो आपके पास बनेगा। तो गैसेस है सिंपल, उनके मतलब मेथड्स हैं, मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, दोनों में आपने देखा दो दो मेथड ऑफ प्रिपरेशन थे। प्रॉपर्टीज जो है, ये भी क्या है, ये भी कलरलेस है, वो भी कलरलेस थी, वो भी एयर से हैवियर थी, ये भी एयर से हैवियर थी, वो ज़्यादा सॉलेबल थी, ये थोड़ी स्पेरिंगली सॉलेबल है, वो भी न्यूट्रल टू लिटमस थी, ये भी न्यूट्रल टू लिटमस है, और वो ये कहते हैं कि इट इज़ पैरामैग्नेटिक इन नेचर, यानी ये जो है थोड़ा सा मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ जो है वो रखती हैं। ठीक है, उसके बाद वो ये कहते हैं कि अगर आप लोग इसके रिएक्शन करवाने, देखिए अब आपके पास एक गैस है, अब आपके पास एक गैस चूँकि अवेलेबल है, आप ये देखते हैं कि अगर आप इसको ऑक्सीजन, फर्दर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाएं तो क्या फ़र्क पड़ेगा, या आप ये करें, वही गैस लें, उसको हीट करके देखें क्या वो अपने इंडिविजुअल कंपोनेंट्स के अंदर कोई फ़र्क उसको पड़ता है, या आप वही गैस लें, आप उसका जो हेलोजन गैसेस हैं, यानी क्लोरीन गैस है, ब्रोमीन गैस है, उसके साथ रिएक्शन करवा के देखें कि आपके पास मज़ीद कौन सी प्रोडक्ट जो है वो आपके पास क्या हो रही है, ऑब्टेन जो है वो आपके पास हो रही है। ठीक है, अब आपने देखा कि नाइट्रिक ऑक्साइड लिया, आपने उसका फर्दर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाया तो आपकी नाइट्रिक ऑक्साइड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के अंदर क्या हो जाती है, कन्वर्ट आपके पास होती है। ठीक है, और अगर आप उसको हीट करें एट 1000 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर तो आपके पास क्या चीज़ ऑब्टेन होगी, N2 प्लस O2 जो है वो आपके पास क्या होगा, बन जाएगा। ठीक है, इसी तरह वो आपके पास क्या कहते हैं कि अगर आप लोग नाइट्रिक ऑक्साइड लें, आप उसका क्लोरीन या ब्रोमीन गैस के साथ रिएक्शन करवाएं तो उसके रिजल्ट में आपके पास नाइट्रोसाइल क्लोराइड NOCl और आपके पास नाइट्रोसाइल ब्रोमाइड NOBr आपके पास क्या हो जाएगा, बन जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ है, यानी आपने पढ़ा कि what happens to nitric oxide when we try to react it with the further oxygen, what happens to nitric oxide when we try to heat it at a very high temperature, and what happens to nitric oxide when we react it with the halogen आपके पास। और उसके बाद वो ये कहते हैं कि आपका जो नाइट्रिक ऑक्साइड है वो फेरिक सल्फेट के साथ मिलके एक कलर्ड ब्राउन कलर की प्रोडक्ट जो है वो बनाती है, और आपने अगर सिस्टम के अंदर नाइट्रेट्स को कंफर्म करना हो तो हम लोग इस रिएक्शन को जो है वो इस्तेमाल करते हैं। क्या आप करेंगे, नाइट्रेट सॉल्ट
लेंगे, उसको पानी में डिसॉल्व करेंगे, ऊपर से आप लोग क्या ऐड करवाएंगे, फेरिक सल्फेट ऐड करवाएंगे। क्या होगा कि आपके पास और साइड से आप लोग थोड़ी सी अमाउंट के अंदर सल्फ्यूरिक एसिड को जो है वो डाउन करेंगे। क्या होगा, आपके पास एक रिंग सी जो है वो आपके पास क्या हो जाती है, बन जाती है। और वो जो कि आपके पास, और वो रिंग किस चीज़ की होती है, वो फेरिक सल्फेट जो है वो आपके पास क्या है, NO के साथ रिएक्ट करके कॉम्प्लेक्स सा जो है वो आपके पास क्या होता है, बना देता है। तो इस चीज़ को जो है आप लोगों ने लाजमी जो है वो अपने, इसको हम लोग रिंग टेस्ट भी कहते हैं, क्योंकि मैंने आपको ये कहा कि नाइट्रेट्स को कंफर्म करने के लिए फ़र्ज़ करें आपके पास टेस्ट ट्यूब थी, उसमें सोडियम नाइट्रेट आपने लिया, आपने ऊपर से फेरिक सल्फेट डाला टेस्ट ट्यूब के अंदर, और थोड़ी सी अमाउंट में आप लोग सल्फ्यूरिक एसिड डालेंगे, तो आपको 2 लेयर्स नज़र आएंगी, और उसकी जो इन दोनों लेयर्स के दरमियान में एक रिंग होती है। और वो रिंग किस चीज़ की होती है, क्योंकि आपके फेरिक सल्फेट जो है वो आपके नाइट्रिक ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके एक ब्राउन कलर की जो है रिंग सी जो है वो बना देते हैं। तो इस चीज़ को भी आपने अपने माइंड में रखना है, ठीक है। इस तरह करके जो है वो आप देख सकते हैं कि मैंने आपको ये कहा था कि एक आपने एक्व सोल्यूशन लेना है सस्पेक्टेड नाइट्रेट का, अगर आपको लगता है कि इसके अंदर है, और साथ आपके पास क्या है, फेरिक सल्फेट का, और साइड से आपने देखा क्या डाला, आपने कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के ड्रॉप्स डाले, और मैंने आपको ये कहा कि 2 लेयर्स बन जाती हैं, और आपके पास यहाँ पर एक ब्राउन कलर की क्या हो जाती है, रिंग सी जो है वो आपके पास बन जाती है। अच्छा, इसी तरह आपके पास जो आपका NO है, इट कैन ऑल्सो एक्ट एज दी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब ये है कि जो दूसरी चीज़ को ऑक्सीडाइज करेगा, खुद को क्या करेगा, रिड्यूस जो है वो आपके पास जो है वो करेगा। तो इस चीज़ को आपने अपने माइंड में जो है वो रखना है। हमें पता कैसे चलेगा, लेकिन क्योंकि यहाँ पे आप NO की ऑक्सीडेशन स्टेट चेक कर लें, या आप N2O की चेक कर लें, इसमें इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, यहाँ पे आपके पास क्या है, +1 हो गई है। इट मीन्स कि इसने खुद को, इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया है, इसने खुद को रिड्यूस जो है वो आपके पास जो है वो कर लिया है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि अगर आप लोग उसका H2S यानी हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ, या H2SO3 यानी जो है आपके पास सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करवाएं, तो दोनों केसेस के अंदर आप देख सकते हैं कि आपके पास N2O जो है वो प्रोड्यूस हो रही है। N2O प्रोडक्शन का मतलब ये है कि इसमें जो नाइट्रोजन है, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो आपके पास चेंज हो के आपके पास जो है वो क्या हो गई है, वो आप देख सकते हैं कि उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो +2 से +1 आपके पास होगी। तो ये चीज़ आपने आपके पास अपने माइंड में रखनी है। इवन इट कैन एक्ट एज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एंड इवन इट कैन एक्ट एज द रिड्यूसिंग एजेंट। क्यों? क्योंकि अगर आप लोग यही लें, यानी नाइट्रिक ऑक्साइड लें, ये भी आपको नाइट्रिक ऑक्साइड नज़र आ रहा है, ये भी आपको नाइट्रिक ऑक्साइड नज़र आ रहा है, ठीक है, ये भी आपको नाइट्रिक ऑक्साइड नज़र आ रहा है। फ़र्क क्या है, इधर आपने इसका नाइट्रिक एसिड है ना, नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करवाया, इधर आपने इसका आयोडीन के साथ रिएक्शन करवाया। तो इनके रिजल्ट में जो आपके पास प्रोडक्ट बन रही है, उनमें आप लोग देख सकते हैं कि जो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +2 से +4 या +5 तक जो है वो आपके पास चली गई है। और अगर ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ जाती है, तो इसका मतलब ये है कि ये आपके पास रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर कर रहा है, दूसरी चीज़ को रिड्यूस कर रहा है, खुद को ऑक्सीडाइज जो है वो आपके पास जो है वो कर रहा है। तो इस चीज़ को आपने लाजमी अपने माइंड में रखना है। इसके रिजल्ट में जो है वो आप लोग देख सकते हैं कि आपको जब इसने नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन H2O बना, साथ आपका इसका NO2 है, और आप लोग NO2 में देख लें कि नाइट्रोजन के ऊपर क्या होगा, +4 उसके ऑक्सीडेशन स्टेट आपके पास होगी, ठीक है। इसी तरह अगर आप लोग I2 का रिएक्शन करवाएं पानी के साथ और NO के साथ, तो यहाँ पर जो नाइट्रिक एसिड बनता है, इसमें नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, +5 आपके पास होती है। तो इस चीज़ को आपने अपने माइंड में रखना है। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। बुक नहीं मिली इधर से।